हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी जिस शख्स के बारे में है उसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक ड्रग कार्टेल बनाया जो हर दिन कई टन कोकेन अमेरिका में स्मगल करता था, जिसने उसे दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल और स्मगलर बना दिया। पाब्लो का बनाया हुआ यह कार्टेल इतना खतरनाक था कि पूरे कोलंबिया के हर आदमी से लेकर पुलिस और पॉलिटिशियंस की रूह तक इनसे कांपती थी, और इसके पीछे की वजह थे वो हज़ारों मर्डर्स जो पाब्लो के एक इशारे पर कर दिए जाते थे। पाब्लो की ताकत और अमीरी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस ज़माने में उसकी नेटवर्थ $30 बिलियन थी, जिसकी वजह से उसका नाम दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में आता था। और एक बार तो खुद को सज़ा से बचाने के लिए उसने गवर्नमेंट का पूरा कर्जा चुकाने तक का ऑफर रख दिया। हालांकि ये वो बातें हैं जो ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं, मगर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आप सभी को ये पता चलेगा कि कैसे स्कूल का एक आम स्टूडेंट दुनिया का सबसे ख़तरनाक गैंगस्टर और स्मगलर बना, और कैसे उसने ये कार्टेल बनाया और कैसे वो मारा गया। इस कहानी में ये भी बताया गया है कि पाब्लो के मरने के बाद कार्टेल का क्या हुआ और बाकी स्मगलिंग गैंग्स कैसे एक एक करके ख़त्म होते चले गए। पाब्लो की ज़िंदगी से जुड़ी यह कहानी इसीलिए इतनी रोमांचक है क्योंकि गरीब घर में पैदा होने के बाद भी उसने कोलंबिया पर राज किया, और वो सब किया जो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था। 27 नवंबर 1979 को अवियांका एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 203 सुबह 7 बजे बोगोटा कोलंबिया के एयरपोर्ट एल्डोराडो से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में कुल 107 पैसेंजर थे, जिनके साथ एक गैंगस्टर भी ट्रैवल कर रहा था, और साथ ही साथ कोलंबिया के प्रेसिडेंटल इलेक्शन के उम्मीदवार सीजर ट्रोहिलो भी इस प्लेन में ट्रैवल करने वाले थे, मगर किसी वजह से वो इस प्लेन में चढ़ नहीं पाए। प्लेन को टेक ऑफ किए अभी महज 18 मिनट ही हुए थे कि तभी 7:18 पर एक बॉम्ब प्लेन के अंदर फटता है, जिसकी वजह से प्लेन के फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और पूरा प्लेन कुछ ही सेकंड्स में हवा में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। कहानी शुरू होती है 1 दिसंबर सन 1949 को, जब पाब्लो एमिलियो एस्कोबार नाम का एक बच्चा कोलंबिया के शहर रियो नेग्रो में जन्म लेता है। पाब्लो के कुल 7 भाई बहन थे, जिसमें वो तीसरे नंबर पर था, और उसका बाप जो कि एक किसान था और माँ जो कि एक टीचर थी, वो दोनों मिलकर जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे थे। क्योंकि पाब्लो का परिवार बहुत गरीबी के दिन गुजार रहा था, इसलिए उसके माँ बाप सभी बच्चों को लेकर कोलंबिया के शहर एनविगाडो शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि रियो नेग्रो और एनविगाडो के बीच महज 40 किलोमीटर की दूरी थी, मगर एनविगाडो में रोजगार अच्छा होने की वजह से वो सभी वहीं शिफ्ट हो गए, और पाब्लो को भी वहाँ के एक स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। पाब्लो को शुरू से ही सपना था कि वो एक अमीर और पावरफुल इंसान बने, और इसीलिए सन 1966 में वो पढ़ाई के साथ साथ एनविगाडो भी छोड़ देता है। 2 साल बाद पाब्लो अपने कजिन भाई गुस्तावो गवीरिया के साथ एनविगाडो लौट आता है, मगर अब तक उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। ये 2 साल उन दोनों ने मेदिजिन की गलियों में गुजारे थे, जहां वो छोटे मोटे क्राइम्स और चोरियां करके अपना गुजारा करते थे, मगर पुलिस से बचने के लिए वो दोनों एनविगाडो लौट आते हैं और दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। स्कूल में पढ़ते हुए अभी उसे 1 साल ही हुआ था कि तभी वो दोबारा पढ़ाई छोड़ देता है, और 2 साल बाद एक नकली डिप्लोमा बनाकर वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है ताकि वो क्रिमिनल लॉयर की पढ़ाई कर सके। जहाँ एक तरफ वो क्रिमिनल लॉयर की पढ़ाई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जुर्म की दुनिया में वो अपने कदम बढ़ाता जा रहा था। अब पाब्लो अपने दोस्तों के एक गैंग के साथ मिलकर नकली डिप्लोमास बनाकर बेचने लगा, और साथ ही साथ वो लोग गाड़ियों से म्यूजिक सिस्टम चुरा कर भी उन्हें बेचने लगे। चूँकि पाब्लो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी क्रिमिनल लॉयर की पढ़ाई को जारी रख सके, इसलिए वो ये पढ़ाई भी छोड़ देता है। अब पाब्लो को ये समझ आने लगा कि ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही कोई सही कमाई का जरिया, इसलिए वो फैसला करता है कि वो कार चुराने की शुरुआत करेगा, और यहीं से जन्म लेता है इतिहास का सबसे बड़ा क्रिमिनल और सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड। अब वो अपने गैंग के लोगों के साथ मिलकर गाड़ियां चुराने लगा, जिसमें आए दिन उनके झगड़े और मारपीट होने लगी, और इसी दौरान उसने कोलंबियन स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसकी शुरुआत उसने सिगरेट स्मगलिंग से की। ये वो दौर था जब कोलंबिया में सिगरेट स्मगलिंग रैकेट्स हुआ करते थे, और ये सभी गैंग मार्लबोरो सिगरेट्स कोलंबिया में स्मगल कर उसे बेचा करते थे। चूँकि एक जोखिम भरा धंधा था और हर कोई स्मगलिंग बिजनेस पे अपना कंट्रोल बनाना चाहता था, मगर पाब्लो ने एक एक करके बाकी गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसने बहुत जल्द इस सिगरेट स्मगलिंग रैकेट को अपने कंट्रोल में कर लिया, और वो टॉप पर आ गया। यहाँ से चीज़ें अब और भी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी होनी शुरू हो गई, क्योंकि पाब्लो अब दूसरे क्रिमिनल्स को हायर करने लगा ताकि वो उसके लिए किडनैपिंग करें और फिरौती की रकम वसूलें। सन 1971 की गर्मियों में पाब्लो डीगो एचावेरिया नाम के एक शख्स को किडनैप कर लेता है, जो कि एलेहांद्रो एचावेरिया नाम के बिजनेसमैन का बेटा था। डीगो 16 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने जर्मनी चला गया, जिसके बाद वो फ्रांस के शहर पेरिस में सेटल हो गया, और वहाँ उसने बेनेडिक्ट नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद उनके यहाँ एक बेटी हुई, जिसे लेकर वो लोग डीगो के देश कोलंबिया शिफ्ट हो जाते हैं, और 19 सितंबर 1971 की एक रात को डीगो अचानक गायब हो जाता है।
अगली दोपहर उनके घर की फ़ोन की घंटी बजती है, जिसमें उन्हें यह पता चलता है कि डीगो को पाब्लो की गैंग ने किडनैप कर लिया है और वो फिरौती के $50,000 मांग रहे हैं। डीगो की फैमिली फ़ौरन ये $50,000 की फिरौती दे देती है, मगर डीगो वापस नहीं लौटता क्योंकि पाब्लो की गैंग के लोग उसे फिरौती लेने के बाद भी मार डालते हैं। डीगो की मौत की खबर कोलंबिया के हर अखबार में छप जाती है, जिसकी वजह से पूरा कोलंबिया कांप उठता है। पाब्लो अब धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में अपना नाम बनाता जा रहा था और तब आता है सन 1974, जिसमें पुलिस उसे कार चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। चूँकि ये पाब्लो की पहली गिरफ्तारी थी, इसीलिए वो बहुत जल्द जेल से छूट जाता है और इसी के 1 साल बाद सन 1975 में कोलंबिया की जुर्म की दुनिया में एक बदलाव आना शुरू होता है, जिसमें कोलंबिया धीरे धीरे पूरे साउथ अमेरिका में होने वाले ड्रग स्मगलिंग का अड्डा बनने लगता है और यहीं से पाब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी वो मोड़ लेती है जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोलंबिया साउथ अमेरिकन स्मगलर्स और गैंगस्टर्स के लिए एक परफेक्ट जगह थी अपना गैर कानूनी सामान इधर से उधर करने के लिए। कोलंबिया साउथ अमेरिका के नॉर्थ में था, जिसका बॉर्डर इक्वाडोर और पेरू जैसी कंट्रीज से मिला हुआ था और ये दोनों कंट्रीज उस वक्त सबसे ज़्यादा कोका प्लांट उगाने के लिए जानी जाती थी। इन कंट्रीज से बॉर्डर मिले होने के साथ साथ कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका की छोटी कंट्रीज से भी मिला हुआ था, खास करके पैनामा, और इन छोटी कंट्रीज से होते हुए अमेरिका तक पहुंचना काफ़ी आसान था। पाब्लो अब ये समझ चुका था कि वो पेरू और इक्वाडोर जैसी कंट्रीज से कोका प्लांट लेकर कोकेन बना सकता है और उसे पैनामा के रास्ते अमेरिका में बेच सकता है, और ये समझ आते ही वो फ़ौरन ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में कदम रख देता है। ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखते ही पाब्लो और उसकी गैंग ओचोआ ब्रदर्स क्राइम फैमिली के साथ मिलकर काम करने लगती है। ये ओचोआ ब्रदर्स 3 भाई थे, जिसमें पहले का नाम था हुआन, दूसरे का नाम होर्गे और तीसरे का फेबियो, और ये तीनों ओचोआ रेस्ट्रिपो के बेटे थे। रेस्ट्रिपो एक अमीर बिजनेसमैन था जिसे आर्ट का काफ़ी शौक था और मेदेजिन में उसके पास कई रैंच थे जिसमें वो हज़ारों घोड़े पालता था। रेस्ट्रिपो भी उसी वक्त ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में घुसा था जिस वक्त पाब्लो ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा और वो दोनों साथ मिलकर स्मगलिंग करने लगे। तीनों भाइयों में जो सबसे बड़ा था वो था होर्गे ओचोआ, जो एक 6 फीट लंबा बिजनेसमैन था और वही पूरे ओचोआ बिजनेस की बागडोर संभालता था, जिसकी वजह से सन 1976 में उसे ओचोआ कार्टेल का लीडर बना दिया गया। अब पाब्लो और उसकी गैंग हर बारीक से बारीक डिटेल पर ध्यान दे रहे थे, जिसमें वो कोकेन के प्रोडक्शन से लेकर सेल्स और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज़ पर नज़र रख रहे थे, जिसकी वजह से उसकी गैंग बढ़ती चली गई और वो दुनिया की सबसे खतरनाक और ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग बनाने में कामयाब हो गया। सन 1976 में पाब्लो एस्कोबार 27 साल का हो चुका था और वो 16 साल की मारिया हेनाओ से शादी कर लेता है, जिसके बाद उसके 2 बच्चे होते हैं। जैसे जैसे पाब्लो का नाम जुर्म की दुनिया में फैलता जा रहा था, वैसे ही बहुत जल्दी वो कोलंबियन डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी की नज़र में आ गया और इसी वजह से मई सन 1976 की एक दोपहर कोलंबियन इंटेलिजेंस एजेंसी DAS उसे तब गिरफ्तार कर लेती है जब वो इक्वाडोर से अपने ट्रक में बैठकर कोलंबिया जा रहा था। ट्रक चेक करने पर DAS को 40 किलो कोकेन मिलता है, जो पाब्लो ने स्पेयर टायर के अंदर छुपा रखा था। पाब्लो की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतना ज़्यादा कोकेन मिलने के बाद भी ये केस बंद कर दिया गया और जिन ऑफिसर्स ने पाब्लो को गिरफ्तार किया था उनका मर्डर हो गया। पाब्लो ने अपने इस कोकेन स्मगलिंग बिजनेस को चलाने और गवर्नमेंट ऑफिसर से डील करने के लिए एक पॉलिसी बना रखी थी और वो ये थी कि या तो पैसे लेकर उसके लिए काम करो या वो ऑफिसर्स उसके परिवार वालों को मार डालता। इस वक्त तक पाब्लो बेशुमार दौलत कमा चुका था और सन 1978 में वो 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अपना एक फार्म हाउस बनाता है, जिसमें उसने तालाब से लेकर जू तक बनाया, जिसमें हर तरह के जानवर थे, और ये वही फार्म हाउस था जहां उसका प्राइवेट प्लेन उसके बनाए हुए रनवे पर लैंड करता था। पाब्लो अब अपने कनेक्शंस पॉलिटिक्स में भी बढ़ाता जा रहा था, जिसकी वजह से वो अक्सर पॉलिटिशियंस को रिश्वत देता और इलेक्शंस के दौरान उनकी मदद भी करता, और यही वो वजह थी कि उसका कंट्रोल पूरे कोलंबिया में बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान पाब्लो की मुलाकात अमेरिका के कुछ बड़े ड्रग स्मगलर से होती है, जिससे मिलकर वो बिजनेस बढ़ाने की बात करता है और महज 6 महीनों के अंदर ही पाब्लो इन सप्लायर्स के जरिए 19,000 किलो कोकेन अमेरिका में स्मगल कर चुका था। जैसे जैसे मेदेजिन कार्टेल का बिजनेस बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वो लोग स्मगलिंग के नए नए रास्ते निकालते जा रहे थे और अब वो लोग फ्लोरिडा और साउथ कैलिफोर्निया के रास्ते ये ड्रग्स अमेरिका तक पहुँचाने लगे। यहाँ से एंट्री होती है इस कहानी के एक और सबसे अहम शख्स की, जिसकी मदद से पाब्लो अपने कोकेन एम्पायर को नई ऊंचाइयों तक ले गया, और इस शख्स का नाम है कार्लोस लेदर। कार्लोस का जन्म सितंबर सन 1949 में एक जर्मन इंजीनियर के घर हुआ जिसका नाम था क्लॉस लेदर। क्लॉस की बीवी एक कोलंबियन ब्यूटी क्वीन थी और चूंकि दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे पैसे कमाते थे, इसलिए उन्होंने कोलंबिया में अपना एक कंपनी भी खोली जो लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने का काम करती थी। हालांकि कार्लोस जब तक 15 साल का हुआ तब तक उसके माँ बाप अलग हो चुके थे और वो अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क में रहने लगा, मगर कुछ ही वक्त बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो फैसला करता है कि वो जुर्म की दुनिया में अपना एक नाम बनाएगा।
ये वो वक्त था जब कार्लोस के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे चलकर वो कोलंबिया के एक ड्रग स्मगलर से मिलने वाला है, जिसके साथ मिलकर वो दुनिया का सबसे बड़ा मेडेजिन कार्टेल बनाने वाला है। कार्लोस ने अपने जुर्म की शुरुआत एक गैंग के साथ मिलकर की, जिसमें वो लोग न्यूयॉर्क से गाड़ियां चुराकर कोलंबिया के मेडेजिन शहर में एक्सपोर्ट कर देते थे। और इसी दौरान कार्लोस ने एविएशन क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, जिसमें वो प्लेन्स उड़ाने की ट्रेनिंग लेने लगता है। 24 साल का होते होते कार्लोस पायलट लाइसेंस हासिल कर चुका था और वो इसका इस्तेमाल सभी गलत कामों के लिए करने वाला था। इस ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ ऐसे रूट्स के बारे में पता चला जहां बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता था, और वो भी इन्हीं रूट्स के जरिए अमेरिका और कनाडा के बीच गांजा स्मगल करने लगा। मगर कुछ ही वक्त बाद वो पुलिस की नज़रों में आ गया और गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में अपनी सज़ा काटने के दौरान ही वो फैसला कर चुका था कि वो कोकेन स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखेगा और अपना एक नाम बनाएगा। मगर उसे एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी जो इस काम में उसकी मदद कर सके, और इसी वजह से वो अपने साथी कैदी जॉर्ज यंग के साथ मिलकर काम करने लगता है। जॉर्ज को पहले से ही एयरक्राफ्ट से गांजा स्मगल करने का एक्सपीरियंस था, जिसमें वो अमेरिका से मैक्सिको के बीच छोटे प्लेन्स उड़ाता था, वो भी बिना रेडार सिस्टम की नज़र में आए, और इन्हीं छोटे प्लेन्स में गांजा इधर से उधर ले जाता था। इधर कार्लोस अब अपना पूरा ध्यान कोकेन बिजनेस को समझने में लगाने लगता है, और साथ ही साथ वो इस बिजनेस से जुड़ी बारीक से बारीक डिटेल्स को भी समझने लगता है ताकि वो अपने कोकेन बिजनेस को एस्टैब्लिश कर पाए। हालांकि कोकेन बिजनेस अब तक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, मगर कार्लोस जॉर्ज के तरीकों का इस्तेमाल करके इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था। और इधर कुछ वक्त बाद कार्लोस और जॉर्ज दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें उनके देश कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अपने कोकेन बिजनेस को बड़े पैमाने पर करने के लिए उन्हें बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए वो पहले एक छोटे ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो 2 अमेरिकन औरतों को शामिल कर लेते हैं। क्योंकि ये दोनों औरतें अमेरिकन सिटीजन थीं और ये दोनों टूरिस्ट बनकर कोलंबिया के शहर एंटीगुआ आती और वहाँ से कोकेन के छोटे शिपमेंट लेकर उन्हें अपने बैग्स और दूसरी जगहों पर छुपाकर अमेरिका ले जाती और वहाँ इस कोकेन को बेच दिया जाता। धीरे धीरे वो लोग इन स्मगलिंग ऑपरेशन से इतने पैसे कमाने लगे कि अब उन्होंने अपना एक छोटा सा प्लेन खरीद लिया, और चूंकि कार्लोस खुद एक पायलट था, जिसकी वजह से अब वो लोग कोकेन के बड़े बड़े शिपमेंट्स इस प्लेन में रखकर बहामास होते हुए अमेरिका ले जाते। हालांकि एक परफेक्ट सिस्टम नहीं था, मगर फिर भी ये उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर दे रहा था, जिसकी वजह से उनका ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और कोलंबिया में कोकेन सप्लायर से उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस और दोस्ती बन गई, जिनमें से एक था पाब्लो एस्कोबार। क्योंकि पाब्लो के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए अब वो कार्लोस को ज़्यादा से ज़्यादा कोकेन देने लगा ताकि वो इसे स्मगल कर सके, और इससे होने वाली कमाई से कार्लोस बहामास में एक आइलैंड खरीद लेता है जिसका नाम था नॉर्मन्स के। अब ये आइलैंड उनके स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए एक अहम रास्ता बन गया, क्योंकि ये साउथ फ्लोरिडा से काफ़ी करीब था, और यहीं से कार्लोस पाब्लो और ओचोआ ब्रदर्स के साथ मिलकर उस कार्टेल की शुरुआत करता है जिसका नाम था मेडेजिन कार्टेल, जो आगे चलकर एक इतिहास लिखने वाला था। अब सन 1981 आ चुका था और मेडेजिन कार्टेल इस वक्त अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस को बहुत बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहा था, जिसमें ओचोआ ब्रदर्स और कार्लोस का बहुत बड़ा हाथ था, और आने वाले 4 सालों में कार्टेल ने इतनी तेज़ी से पैसे कमाए जिसकी वजह से सन 1985 आते थे पाब्लो की नेटवर्थ $30 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। इस वक्त तक पाब्लो का नाम दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में आने लगा था, और मेडेजिन कार्टेल पूरे अमेरिका के 80% कोकेन सप्लाई को कंट्रोल कर रहा था। ये कार्टेल इतना ज़्यादा कोकेन अमेरिका में स्मगल कर रहा था जिसकी वजह से वो कई $100 मिलियन हर हफ्ते के कमा रहा था, और अब वो नॉर्मन के आइलैंड को बिजनेस के साथ साथ अपनी मौज मस्ती के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। इस आइलैंड पर कोलंबिया से आ रहे प्लेन्स को लैंड किया जाता जिनमें कोकेन भरा होता था, और फिर ये कोकेन अलग अलग प्लेन्स में भरकर अमेरिका भेज दिया जाता, और कुछ कोकेन वो लोग अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते। ये वही आइलैंड था जहाँ से पाब्लो के लिए एक अमेरिकन पायलट भी ड्रग्स को स्मगल करता था जिसका नाम था बेरी सील, और इस पर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था अमेरिकन मेड। बहरहाल मेडेजिन कार्टेल के लोग इस आइलैंड के जरिए अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस को बहुत बखूबी अंजाम दे रहे थे, और तभी स्मगलिंग की खबर डीईए को लग जाती है। उधर डीईए बहामास पुलिस के साथ मिलकर नॉर्मन के आइलैंड पर रेड मार देती है, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सारे कोकेन और प्लेन्स को जब्त कर लेते हैं, मगर कार्लोस किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है और वापस कोलंबिया पहुँच जाता है। हालांकि जो प्लेन्स डीईए ने जब्त किए थे वो जब यूज़ करने के लिए लीगल हुए तब गवर्नमेंट ने वो सभी प्लेन्स बेच दिए, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, और कार्लोस किसी और के ज़रिए दोबारा इन प्लेन्स को खरीदकर अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करने लगा। कार्लोस अब मेडेजिन कार्टेल का एक अहम हिस्सा बन चुका था, जिसकी वजह से वो भी बहुत अमीर हो चुका था, और अब वो लग्जरी कार्स में घूमने लगा, और साथ ही साथ उसने अपने बाप की याद में एक रिजॉर्ट भी खोला जिसका नाम था जर्मन इन। ये एक बहुत बड़ा लग्जूरियस रिजॉर्ट था जिसके अंदर बड़े बड़े केबिन्स, बार्स और कई एक्जॉटिक एनिमल्स थे, और साथ ही साथ इसमें नाइट क्लब्स भी थे जिसमें लोग पार्टी किया करते थे।
लगातार बढ़ते पावर, पैसे और कोकेन के इस्तेमाल की वजह से कार्लोस का दिमाग खराब हो गया था और अब वो पाब्लो के एक इशारे पर किसी को भी मार देता और साथ ही साथ अपने फार्म हाउस पर बड़ी सेक्स पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करने लगा। अपने इसी पागलपन की वजह से एक बार उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया जिसका नाम था कोलंबियन अर्बन गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन, जिसे लोग M19 के नाम से भी जानते थे। हालांकि कार्लोस इस ऑर्गेनाइजेशन के चुंगल से बच निकलने में कामयाब तो हो गया, मगर भागते वक्त उसके पैर में एक गोली लग गई, जिसके बाद एक आदमी ने उसकी मदद की और कार्लोस ने उसे इस मदद के बदले $1 मिलियन भी ऑफर किए, मगर उस आदमी ने मना कर दिया और उसकी पहचान आज भी सामने नहीं आई। इस हादसे के बाद पाब्लो ने पूरे कार्टेल की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी और उसने अपने पैसों के दम पर पूरी दुनिया से एक स्पेशल सोल्जर बुलाए उसके और कार्टेल के लोगों की सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही साथ उसने एक बुलेट प्रूफ लेमोजिन भी खरीद ली। इसी दौरान पाब्लो का ध्यान एक बात पर जाता है और वो ये था कि उसने अब तक क्राइम के सिवा कोई और काम किया ही नहीं, जिसकी वजह से उसके दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे थे। और तब वो फैसला करता है कि अब वो अपने देश के लोगों के भले के लिए पैसे खर्च करेगा, जिससे लोगों के दिल में उसके लिए जगह बनेगी और पॉलिटिकली भी उसे इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। अब पाब्लो अपनी बेशुमार दौलत के खजाने से कई $मिलियन कोलंबिया पर खर्च करने लगा, जिसमें उसने मेडिजिन की झुग्गियों को पक्के मकानों में बदला और साथ ही साथ उसने हॉस्पिटल, स्कूल्स और फुटबॉल ग्राउंड्स भी बनवाए। सन 1982 में वो अपनी खुद की एक पार्टी बना चुका था जिसका नाम था कोलंबियन लिबरल पार्टी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में जीत गया और उसे एक पॉलिटिशियन पासपोर्ट के साथ साथ पार्लियामेंट सीट भी मिल गई। इलेक्शन में ये जीत उससे इसलिए मिली क्योंकि वो पूरे कोलंबिया में डेवलपमेंट का काम कर रहा था और चूंकि वो गरीबों की खुले हाथों से मदद कर रहा था, इसीलिए लोग उसे रॉबिन हुड भी बुलाने लगे। ये बहुत हैरत की बात थी कि कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर एक बड़ा पॉलिटिशियन बन चुका था, जबकि अमेरिका में पाब्लो और कार्टेल के दूसरे मेंबर्स पर बहुत गंभीर केसेस थे और वो सभी मोस्ट वांटेड थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इतना बड़ा और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होने के बावजूद भी पाब्लो की खुद की एक प्रोफेशनल फुटबॉल टीम थी जो कोलंबिया में स्टेट मैचेस खेला करती थी। उधर कांग्रेसल मिनिस्टर ऑफ जस्टिस रोड्रिगो बोनीला लगातार पाब्लो को टारगेट कर रहे थे और इसीलिए वो सन 1976 में हुई पाब्लो की गिरफ्तारी को इन्वेस्टिगेट कराते हैं, जिसके कुछ ही महीनों बाद उसे पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता है और सन 1984 आते आते उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाता है। पाब्लो को देख कार्लोस भी अपनी एक पार्टी बनाता है जिसका नाम उसने नेशनल लैटिन सिविक मूवमेंट रखा, जिसका मकसद था लैटिन क्रिश्चियंस की बेहतरी के लिए काम करना और साथ ही साथ कोलंबियन क्रिमिनल्स के US एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ लड़ना। चूँकि कार्लोस US गवर्नमेंट की वांटेड लिस्ट में था, इसीलिए वो एक किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि कोलंबियन गवर्नमेंट क्रिमिनल्स को US के हवाले करे और इसीलिए वो एक पार्टी बनाकर इस मुद्दे के खिलाफ लड़ने लगा, जिसकी वजह से वो 3 पार्लियामेंट चेयर्स जीत गया। उधर पाब्लो पार्लियामेंट में अपनी सीट जाने से बहुत गुस्सा था और तभी 30 अप्रैल 1984 को रोड्रिगो बोनीला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये बात हर कोई जानता था कि ये मर्डर कार्लोस ने पाब्लो के कहने पर किया है, क्योंकि रोड्रिगो बोनीला मेडेलिन कार्टेल को ख़त्म करना चाहता था और इसीलिए उस वक्त के प्रेसिडेंट बेलिसारियो बेतनकूर जो एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के खिलाफ थे, इस मर्डर के बाद एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी को हरी झंडी दे देते हैं और जिन क्रिमिनल्स को US के हवाले करना था उसमें 2 सबसे पहले नाम थे पाब्लो और कार्लोस। ये पता चलते ही सभी कार्टेल मेंबर्स घबराकर सेंट्रल अमेरिका की कंट्री पनामा भाग जाते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट मैनुअल नोरिएगा की कस्टडी में छुप जाते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट मैनुअल नोरिएगा ने फैसला कर लिया था कि वो इन सभी कार्टेल मेंबर्स को पकड़वा देगा, मगर ये पता चलते ही सभी कार्टेल मेंबर्स सेंट्रल अमेरिका की दूसरी कंट्री निकारागुआ भाग जाते हैं। इसी साल सन 1984 की 15 नवंबर को जॉर्ज ओचोवा मैड्रिड में पुलिस के हाथ लग जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे एक्स्ट्राडिशन के लिए डराने धमकाने लगती है, जिसके बाद ओचोवा टूट जाता है और ये वो वक्त था जब वो पूरे US और यूरोप में कार्टेल का बिजनेस संभाल रहा था। पूछताछ में वो पुलिस को बताता है कि वो लोग एक दिन में 6000 किलो कोकेन स्मगल कर रहे हैं और यहीं से कार्लोस के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। कोलंबियन गवर्नमेंट अब एक एक करके कार्लोस की सभी प्रॉपर्टीज़ को सीज करना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो रातों रात एक बहुत अमीर आदमी से सड़क पर आ जाता है और चूंकि उसे पकड़े जाने का खतरा था, इसीलिए वो जंगलों में जाकर छुप जाता है। अब वो लगातार पुलिस से भाग रहा था और इसी दौरान उसे जंगल में बुखार आ जाता है, जिसके बाद पाब्लो उसके लिए जंगल में हेलीकॉप्टर भेजकर उसे मेडिजिन के हॉस्पिटल में भिजवाता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद कार्लोस अपना काम फिर से शुरू करता है ताकि वो दोबारा अपना एम्पायर खड़ा कर सके, मगर इससे पहले कोई उसकी लोकेशन पुलिस को दे देता है और वो गिरफ्तार हो जाता है। कार्लोस ही वो आखिरी कड़ी था जिसके गिरफ्तार होने के बाद पाब्लो का बुरा वक्त शुरू हो जाता है और चूंकि कोलंबियन गवर्नमेंट अब उसके पीछे पड़ चुकी थी, इसीलिए वो कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने ये ऑफर रखता है कि अगर वो लोग उसे US के हवाले नहीं करेंगे तो वो चुपचाप सरेंडर कर देगा। कोलंबियन गवर्नमेंट पाब्लो के इस ऑफर के लिए मना कर देती है और तभी पाब्लो एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के खिलाफ लड़ने का काम करती थी।
इसी दौरान 6 नवंबर सन 1985 को M19 कम्युनिस्ट गुरिल्ला कमांडोज पगोड़ा के पैलेस ऑफ जस्टिस को घेर लेते हैं क्योंकि उनकी मांग थी कि कोलंबियन प्रेसिडेंट बेलिसारियो बेतनकुर को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी को मंजूरी देकर उसे वायलेट किया है। इन गुरिल्ला कमांडोज ने ये पैलेस पूरे 2 दिन तक घेर कर रखा था, जिसमें उन्होंने जजेस, 200 वर्कर्स और वहां आने वाले विजिटर्स को बंदी बना लिया था, जिसके बाद पुलिस और उनके बीच गोलीबारी हुई और इन गुरिल्ला कमांडोज ने आधे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जजेस को मार दिया। हालांकि लोगों का मानना था कि इस हमले के पीछे भी पाब्लो का ही हाथ है, मगर ये आज तक साबित नहीं हो पाया और इस हमले का पाब्लो को ये फ़ायदा हुआ कि नए प्रेसिडेंट वर्हिलियो वर्गस ने एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया, जिसका मतलब था कि कोलंबिया किसी भी क्रिमिनल को यूएस के हवाले नहीं करेगा। क्योंकि जॉर्ज ओचोआ सन 1984 में पकड़ा जा चुका था और उसके पकड़े जाने के 2 साल बाद यानी सन 1986 में मायामी जूरी उस पर कई हज़ार टन कोकेन निकारागुआ से स्मगल करने का चार्ज लगाती है और साथ ही साथ उस पर बुल स्मगलिंग करने का चार्ज लगाकर उसे 21 नवंबर सन 1987 में जेल भेज दिया जाता है। यह पता चलते ही मेदेजिन कार्टेल के कुछ मेंबर्स एल कोलंबियाना न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर हुआन गोमेज के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वो हुआन गोमेज को साइन किया हुआ एक धमकी भरा लेटर पकड़ाते हैं, जिसमें यह लिखा था कि अगर जॉर्ज ओचोआ को अमेरिका के हवाले किया गया तो वो लोग कई पॉलिटिशियंस को मौत के घाट उतार देंगे। ये खुली धमकी थी जिसमें उनकी मांगें पूरी ना होने पर जंग छिड़ सकती थी और इसी वजह से गिरफ्तारी के 9 दिन बाद यानी 30 नवंबर सन 1987 को जॉर्ज ओचोआ जेल से बाहर आ जाता है। धीरे धीरे कार्टेल के मेंबर्स की गिरफ्तारी की वजह से मेदेजिन कार्टेल छोटा और कमज़ोर पड़ने लगा, जिसकी वजह से वो लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक आसान टारगेट बन गया, मगर कार्टेल का हर मेंबर गवर्नमेंट और दूसरे कार्टेल्स के खिलाफ जमकर लड़ रहा था। कार्लोस के कार्टेल से जाने के बाद पाब्लो अब और भी ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक हो गया और अब वो गवर्नमेंट से लड़ने के लिए एक के बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर का मर्डर करवा रहा था, मगर वो ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया क्योंकि उसके सामने कई और दूसरे देशों की गवर्नमेंट, मिलिट्री और बहुत ही पावरफुल काली कार्टेल खड़ा था। अब धीरे धीरे पाब्लो एस्कोबार और ओचोआ ब्रदर्स के बनाए हुए सबसे पावरफुल मेदेजिन कार्टेल की पकड़ कोलंबिया पर ढीली पड़ने लगी और वो एक के बाद एक बड़ी मुसीबतों में फंसते चले गए। 18 अगस्त सन 1979 को कोलंबिया के लिबरल पार्टी के लीडर लुई गलान का मर्डर हो जाता है क्योंकि वो बार बार पाब्लो एस्कोबार के एक्स्ट्राडिशन का मुद्दा उठा रहा था और इसके 3 महीने बाद ही 27 नवंबर सन 1979 को एवियन का फ्लाइट 203 में क्रैश हो जाता है, जिसमें 107 पैसेंजर मारे गए थे। इस प्लेन ब्लास्ट में सीजर ट्रुजिलो गविरिया को मारने का प्लान था, जो कोलंबिया में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का उम्मीदवार था, मगर वो किसी वजह से इस फ्लाइट पर नहीं चढ़ पाया और बच गया। क्योंकि इस फ्लाइट में 2 अमेरिकन सिटीजन्स भी थे, इसलिए जॉर्ज बुश अब कोलंबियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो जल्द से जल्द मेदेजिन कार्टेल के लोगों को पकड़े क्योंकि इस प्लेन ब्लास्ट के पीछे भी पाब्लो एस्कोबार का ही हाथ था। बहरहाल प्लेन ब्लास्ट में बचने के बाद सीजर ट्रुजिलो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाता है और हाथ धोकर पाब्लो और उसके कार्टेल के पीछे लग जाता है और आखिरकार कोलंबियन गवर्नमेंट और पाब्लो के बीच ये डील होती है कि वो उसकी सज़ा कम कर देंगे और उसके साथ बुरा सलूक भी नहीं करेंगे, मगर उसे चुपचाप सरेंडर करना होगा और एक्स्ट्राडिशन कानून भी सन 1991 में ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद पाब्लो एस्कोबार सरेंडर कर देता है। पाब्लो की अमीरी और ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कोलंबियन गवर्नमेंट से अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहने की कंडीशन रखता है, जिसे कोलंबियन गवर्नमेंट मान लेती है और इस जेल का नाम था ला कैथेड्रल। ये पाब्लो एस्कोबार की खुद की बनाई हुई जेल थी जहां उसे 5 साल गुजारने थे और जो किसी महल से कम नहीं थी। इस जेल में फुटबॉल ग्राउंड, बार, जकूजी और वाटरफॉल भी था और यहाँ तक कि जो गार्ड इस जेल में पाब्लो पर नज़र रख रहे थे उन्हें भी पाब्लो ने धीरे धीरे अपनी आर्मी से बदल दिया। कोलंबियन गवर्नमेंट को अब लगने लगा कि पाब्लो अब ये सब कुछ बंद कर देगा, मगर उनका ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ और वो जेल के अंदर बैठे बैठे अपने ड्रग्स ऑपरेशन को चलाता रहा और साथ ही साथ उसने 5000 से 6000 लोगों को मरवाया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर से लेकर सिविलियंस भी शामिल थे और इन्हीं गवर्नमेंट ऑफिसर में लुइस गलान भी था, जो लिबरल पार्टी का पॉलिटिशियन था। सन 1992 आते आते कोलंबिया में लगभग 27,000 लोग मारे जा चुके थे, जिसके पीछे की 2 वजहें थी, पहली सिविल वॉर और दूसरा पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो का आतंक अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई क्रिमिनल डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपना निशाना बना रहा था और इसीलिए कोलंबियन गवर्नमेंट फैसला करती है कि वो डीए के साथ मिलकर पाब्लो पर लगाम लगाएंगे और उसे अमेरिका के हवाले कर देंगे। पाब्लो इतना निडर और चालाक था कि उसने इन्हीं डीए ऑफिसर्स का इस्तेमाल किया जेल से भागने के लिए। डीए के 2 ऑफिसर जब पाब्लो से मिलने जेल पहुंचे तब उसने उन दोनों ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरह मारा और उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें ढाल बनाकर वो इस जेल से भाग गया। पाब्लो की ये वो गलती थी जिसने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया और अब वो लगातार अपनी फैमिली को लेकर इधर उधर छुपता फिर रहा था और ये सिलसिला 1 साल तक चला। 1 साल तक चले इस चोर पुलिस के गेम में एक दिन पुलिस के हाथ पाब्लो एस्कोबार की लोकेशन लग जाती है जब वो अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रहा था।
बहरहाल 2 दिसंबर 1993 को एक इनकाउंटर के दौरान पाब्लो एस्कोबार की गोली लगने से मौत हो गई, मगर उसके बेटे के साथ साथ कई और लोगों का यह मानना है कि पाब्लो ने अपनी जान खुद ली ताकि वो डीए सर्च ब्लॉक के हाथ न लगे और उसे अमेरिका के हवाले न किया जाए। बहरहाल दुनिया का सबसे पावरफुल और खूंखार ड्रग लॉर्ड मारा जा चुका था, जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 से 6 हज़ार लोगों को अपने हिटमैन जॉन हायरो वेलास्कोस के जरिए मरवाया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसे ना लेकर उसका काम करने से मना कर दिया। जॉन हायरो वेलास्कोस पाब्लो का सबसे टॉप हिटमैन था, जिसने खुद 300 से ज़्यादा मर्डर्स किए और 3000 से ज़्यादा लोगों के मर्डर्स के ऑर्डर दिए। कार्लोस के गिरफ्तार होने और पाब्लो के मरने के बाद ओचोआ ब्रदर्स ने भी सरेंडर कर दिया, जिसके बाद मेदेजिन कार्टेल की रीढ़ की हड्डी टूट गई और इस मौके का फ़ायदा उठाकर काली कार्टेल ने पूरे कोकेन मार्केट पर कब्जा कर लिया। चूँकि पाब्लो ने पूरे कोलंबिया के लिए इतना कुछ किया था, जिसकी वजह से उसकी रॉबिन हुड इमेज बन गई थी और इसी वजह से उसके फ्यूनरल में लगभग 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सन 1992 में कार्लोस पनामा के प्रेसिडेंट मैनुअल नोरिएगा के खिलाफ गवाही देता है कि वो कार्टेल की मदद करता था, जिसकी वजह से कार्लोस की सज़ा को उम्र कैद से कम करके 55 साल कर दिया गया। हालांकि कार्लोस को भी यूएस के हवाले कर दिया गया था और वो अपनी सज़ा अमेरिकन जेल में काट रहा था और इसीलिए मई सन 2007 में वो कोलंबियन गवर्नमेंट से अपील करता है कि वो अपने पुराने एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी को दोबारा लागू करें, जिसके तहत यूएस गवर्नमेंट को हवाले किए गए कैदी 30 साल से ज़्यादा जेल में सज़ा नहीं काट सकते। इस अपील के बाद कार्लोस का वकील कोर्ट में एक पिटीशन दायर करता है, जिसके बाद उसे फ्लोरिडा की एक मिनिमम सिक्योरिटी वाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां एक टीवी था और वो अपनी फैमिली मेंबर से मिल भी सकता था। अब कार्लोस को जेल में सज़ा काटते 25 साल से ज़्यादा बीत चुके थे और वो 24 जून सन 2015 को कोलंबियन प्रेसिडेंट हुआन मैनुअल सैंटोस को एक लेटर लिखता है, जिसमें लिखा था कि वो यूएस गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें ताकि उसे दोबारा उसकी होम कंट्री कोलंबिया भेज दिया जाए। इस लेटर के 5 साल बाद यानी सन 2020 में कार्लोस को जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया था और उसे जर्मनी डिपोर्ट कर दिया गया, जहां वो आज एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है। जहां कार्लोस को पहले उम्र कैद की सज़ा हुई और फिर उसे कम करके 55 साल की सज़ा हुई थी, मगर वो 30 साल की सज़ा काटने के बाद ही जेल से बाहर आ गया था। एक तरफ जहां मेदेजिन कार्टेल ख़त्म हो चुका था, वहीं काली कार्टेल को भी कोलंबियन गवर्नमेंट ने सन 1995 तक पूरी तरह ख़त्म कर दिया, मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाब्लो की मौत से पूरा कोलंबिया कांप उठा और सन 1995 में पाब्लो की बीवी अपने 2 बच्चों के साथ कोलंबिया छोड़कर अर्जेंटीना चली गई और अपना नाम बदलकर रहने लगी। वहाँ उसने रियल एस्टेट बिजनेस की शुरुआत की, जिसमें उसने अच्छे खासे पैसे कमाए, मगर जैसे ही वहाँ की पुलिस को उसकी असली पहचान के बारे में पता चला, उन्होंने उसे 1.5 साल अपनी कस्टडी में रखा और उसके बिजनेस और फाइनेंसिस की छानबीन की, मगर जब उन्हें मारिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। 4 जुलाई सन 2006 को पाब्लो की एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम वर्जीनिया वलेहो था, वो सामने से आकर एक फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसर एल्बर्टो सेंटिफियोमे के खिलाफ ये गवाही देती है कि लिबरल पार्टी के पॉलिटिशियन गैलान के मर्डर में उनका भी हाथ था, मगर ये केस 5 दिन के अंदर ही बंद कर दिया गया। चूँकि यूएस गवर्नमेंट को लग रहा था कि अब वर्जीनिया वलेहो की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए 18 जुलाई सन 2006 को उसे डीए ने अमेरिका शिफ्ट कर दिया। वलेहो को शिफ्ट करने के 6 दिन बाद ही यानी 24 जुलाई को वलेहो का वीडियो टेप, जिसमें वो एल्बर्टो के गलान के मर्डर में शामिल होने के बारे में बता रही थी, वो आरसीएन कोलंबिया इंटरनेट पर लीक कर देता है, जिसे लगभग 1,40,00,000 लोग देख लेते हैं। इस वीडियो के लीक होने के बाद ये केस दोबारा 31 अगस्त 2011 को रीओपन किया जाता है, जिसके बाद एल्बर्टो को 24 साल की सज़ा सुनाई जाती है। पाब्लो की सारी प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, जिसमें उसका फार्म हाउस, उसकी बनाई हुई जेल और 4 लग्जरी होटल शामिल थे, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आज टूरिस्ट प्लेस में बदल चुकी हैं। ये थी कहानी दुनिया के उस खूंखार ड्रग लॉर्ड की जो प्लाटो प्लोमो के कॉन्सेप्ट पर काम करता था, यानी सिल्वर और लीड, जिसका मतलब था कि या तो पैसे लेकर उसके लिए काम करो या तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। और इसी वजह से वो दुनिया का सबसे अमीर ड्रग स्मगलर बना, जो हर दिन 400 करोड़ रुपए तक कमा रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।